और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान में बेइंतहा गुर्बत थी। 1960 तक इनके बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार थे। ये बच्चे लागर और कमजोर पैदा होते थे और इनकी परवरिश में भी कमी रह जाती थी। लिहाजा इनके कद छोटे, हड्डियां कमजोर, वजन कम और रंग पीले थे। जापानी उस दौर में 24 घंटों में सिर्फ एक खाना खाते थे। उन्होंने इस दौर में अंदाजा किया कि अगर हम दिन में 3 बजे खाना खाएं तो हम 24 घंटे गुजार सकते हैं। चुनांचे ये दिन 3 बजे खाना खाते थे और अगली खुराक की बारी अगले दिन आती थी। उस वक्त उनकी हालत ये होती थी कि पाकिस्तान ने 1957 में चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज टोक्यो भिजवाया। जहाज पर जापान की इमदाद के लिए पाकिस्तान का तोहफा लिखा हुआ था और इसकी तस्वीरें बाकायदा अखबारात में शाया हुई और पूरे जापान ने हाथ जोड़कर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जापानियों को आज भी पाकिस्तान का ये एहसान याद है। जापान दुनिया के उन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात शुरू दिन से हैरान कन रहे। हिंदुस्तान के आखिरी वासराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी देना चाहते थे। इसकी वजह जापान था। जापान ने 1945 में 15 अगस्त को अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। इत्तेहादी फौजें 15 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यौम फतह मना रहा हो तो भारत और पाकिस्तान की पैदाइश उस वक्त हो ताकि हर साल जब इन दोनों मुल्कों के लोग आजादी की तकरीबात मनाएं तो उस वक्त जापानी अफसरदा हों और ये खेल ताअबद जारी रहे। ये मंसूबा जब कायद आजम के सामने पेश किया गया तो आपने फौरन इनकार कर दिया। कायद का कहना था कि हम अपना यौम आजादी किसी दूसरी कौम के यौम शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा कायद आजम के इसरार पर पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन का प्रपोजल कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ और ये आज भी जापान के यौम शिकस्त पर अपना यौम आजादी मनाता है और जापानी पाकिस्तान का आज तक ये एहसान भी नहीं भूले। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान ने तावान अदा करना शुरू किया और ये आज भी अमेरिका को हर साल $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तावान में छठा हिस्सा था। कायदे आजम ने उस वक्त अपना ये हिस्सा भी जापान को मुआफ कर दिया था जब हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी रकम नहीं थी। जापानी आज तक ये एहसान भी नहीं भूले और पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी दी और जापान को आज तक ये भी याद है। चुनांचे कहने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान ऐसा भी होता था। हमारी दरिया दिली सिर्फ जापान तक महदूद नहीं थी। हमने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पोलैंड के मुतासरीन को पनाह दी थी। चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन को छुआ था और मौजे तंग और चुएन लाई ने एयरपोर्ट आकर हमारी फ्लाइट का इस्तकबाल किया था। हमने मौजे तंग को जाती इस्तेमाल के लिए जहाज भी गिफ्ट किया था और ये जहाज आज भी चीन के म्यूजियम में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। हमने अपने तुर्क भाइयों की क़याम पाकिस्तान से पहले भी मदद की थी और क़याम के बाद भी। तुर्की के ज्यादातर उमराई फौजी अफसरों और सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करते थे। हमने इस्तांबुल में पहला बोइंग त्यारा उतारा था और तुर्की ने उसके लिए एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया था और पूरी काबीना इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आ गई थी। हमने मोरक्को, ट्यूनिस और अल जज़ायर की आजादी में भी मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बेंच से इन्हें खिताब का मौका भी दिया। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता और हेनरी किसिंजर और सदर रिचर्ड निक्सन के चीन के पहले दौरे का इंतजाम भी हमने किया था। चीन में लोहे का पहला कारखाना पीको की तर्ज पर लगा था और चुएन लाई इसे देखने के लिए अपने मायरीन के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। नाज़रीन, ईरान की तरक्की और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। UAE की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन यानी एमिरेट्स का कोड EK है और इसका K कराची है।
ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी। हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी, लिहाजा ये आज भी अमारात कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में पीआईए का पूरा एक बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फॉरम्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिबे इल्म जहाज भरकर मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई की फरमर आवाज जैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हमने सोचने की जहमत की है? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? तो जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम आज अगर नींद से जाग उठे, हम आज अपने हाल पर रहम करें तो हम 10 से 20 वर्षों में दोबारा उस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्जे दें। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। कोई भी सियासतदान 2 या हद 3 से ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम न रह सके और मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत उसे 5 साल तक टैक्स की रियायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं। मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो। और आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार कर लें और फिर कोई शख्स उसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे उसे करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए कि हम इन चंद इकदामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहराह पर आ सकते हैं, वरना हम इसी तरह भीख मांग मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर, अल्लाह ताला इस वतन पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।